चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है। प्रश्न संख्या 1 है, भवानी प्रसाद मिश्र को किस काव्य संग्रह पर इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? गीत फरोश पर मिला, या फिर चकित है दुख पर मिला, या फिर अंधेरी पर मिला, या फिर बुनी हुई रस्सी पर मिला? तो भवानी प्रसाद मिश्र को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो बुनी हुई रस्सी पर भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, प्रगतिवादी कविता का प्रसार काल कब तक माना जाता है? बताइए आप लोग, प्रगतिवादी कविता का प्रसार काल कब तक माना जाता है? 1950 ईस्वी तक, या फिर 1945 ईस्वी तक, या फिर 1935 ईस्वी तक, या फिर 1930 ईस्वी तक? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रगतिवादी कविता का प्रसार काल जो है 1945 ईस्वी तक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जबकि प्रगतिवादी कविता का प्रारंभ जो है 1936 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? बताइए आप लोग, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 7वीं अनुसूची में, या फिर 9वीं अनुसूची में, या फिर 8वीं अनुसूची में, या फिर 10वीं अनुसूची में? तो भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, सरस्वती सम्मान एवं व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा दिए जाते हैं? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, या फिर टाटा मेमोरियल के द्वारा, या फिर साहित्य अकादमी के द्वारा, या फिर संस्कृत विद्यापीठ के द्वारा? तो सरस्वती सम्मान एवं व्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन संस्था द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, इन कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर कौन सा क्रम सही है उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी कहानी जो है सर्वप्रथम लिखा गया था? ग्राम लिखा गया था, या फिर रक्षाबंधन लिखा गया था, या फिर मैं ना बोलूँगी लिखा गया था, या फिर उसने कहा था लिखा गया था? तो सर्वप्रथम कौन सी कहानी लिखा गया था? तो सर्वप्रथम जो है ग्राम कहानी लिखा गया था। इसके रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद है, यह जो है 1911 ईस्वी में लिखा गया था। उसके बाद जो है रक्षाबंधन कहानी लिखा गया था। इसके रचनाकार जो है विश्वम्भर नाथ शर्मा है, यह जो है 1913 ईस्वी में लिखा गया था। उसके बाद जो है उसने कहा था कहानी लिखा गया था। इसके रचनाकार जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, यह जो है 1915 ईस्वी में लिखा गया था। और आखिरी में मैं ना बोलूँगी कहानी लिखा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है, यह किसका कथन है? मुंशी प्रेमचंद का है, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह का है, या फिर रामविलास शर्मा का है, या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है नामवर सिंह का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती को कहानी संज्ञा किसने दी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया, या फिर किशोरी लाल गोस्वामी ने दिया, या फिर गुलाब राय ने दिया, या फिर रामविलास शर्मा ने दिया? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दिया कहानी की संज्ञा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है, हिंदी कहानियों के प्रारंभ में किस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया गया है? बताइए आप लोग, हिंदी कहानियों के प्रारंभ में किस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया गया है? हरिश्चंद्र चंद्रिका का, या फिर सरस्वती का, या फिर इंदु का, या फिर कविवचन सुधा का? तो हिंदी कहानियों के प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो इसका जो संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो है 1903 ईस्वी में बने और 1920 ईस्वी तक रहे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है? प्रश्न संख्या 9 है,
प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन कहानियों का सही क्रम कौन सा है उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, सर्वप्रथम कौन सी कहानी लिखा गया? दुलाई वाली लिखा गया है, या फिर विदीन हृदय लिखा गया, या फिर प्लेग की चुड़ैल लिखा गया, या फिर इंदुमती लिखा गया? तो सर्वप्रथम कौन सी कहानी लिखा गया? सर्वप्रथम जो है इंदुमती कहानी लिखा गया। इसके कहानीकार कौन है? तो वह है किशोरी लाल गोस्वामी। यह जो है 1900 ईस्वी में लिखा गया। उसके बाद जो है प्लेग की चुड़ैल लिखा गया 1902 ईस्वी में। इसके कहानीकार जो है भगवान दास हैं। उसके बाद जो है दुलाई वाली कहानी लिखा गया। इसके रचनाकार जो है बंग महिला है, जो 1907 ईस्वी में लिखा गया। उसके बाद जो है विदीर्ण हृदय लिखा गया। इसके रचनाकार जो हैं विश्वंभर नाथ जिज्जा हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है? अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? बताइए आप लोग, अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? पारिवारिक समस्या है, या फिर युद्ध और उसके बाद की समस्या है, या फिर सामाजिक समस्या है, या फिर राजकाज की समस्या है? तो अंधा युग नाटक जो है युद्ध और उसके बाद की समस्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। तातर और एक वीर राजपूत कहानी किसकी लिखी हुई है? बताइए आप लोग, तातर और एक वीर राजपूत कहानी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, या फिर किशोरी लाल गोस्वामी की है, या फिर माधव प्रसाद मिश्र की है, या फिर वृंदावन लाल वर्मा की है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, तातर और एक वीर राजपूत कहानी किसकी है? तो यह जो है किसकी कहानी है? इसकी रचनाकार जो है वृंदावन लाल वर्मा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनकी एक और कहानी है राखी बंध भाई, किनका? वृंदावन लाल वर्मा का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या है? यथार्थवादी लेखन की विशेषता है कि वह आदर्श का अनुकूल प्रयोग करता है, या फिर फोटोग्राफिक चित्रण करता है, या फिर ब्यौरेवार चित्रण नहीं करता है, या फिर कल्पना प्रधान होता है? तो बताइए आप लोग, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, यथार्थवादी लेखन की विशेषता है यह है कि वह फोटोग्राफिक चित्रण करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या है? प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? बताइए आप लोग, प्रेमचंद को कबीर के बाद जो है हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है, या फिर रामविलास शर्मा ने माना है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने माना है, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह ने माना है? तो प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार जो है रामविलास शर्मा जी ने माना है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बूढ़ी काकी, ताई, हार की जीत, आकाशदीप कहानियों के कहानीकार क्रमशः हमें सही क्रम में बताना है। तो बताइए आप लोग, बूढ़ी काकी किसकी कहानी है? तो बूढ़ी काकी जो कहानी है यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी, किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। उसके बाद ताई किसकी कहानी है? तो ताई जो है विश्वम्भर नाथ शर्मा की कहानी है। किसकी है? विश्वम्भर नाथ शर्मा की कहानी है। हार की जीत किसकी कहानी है? तो हार की जीत जो है सुदर्शन की कहानी है। आकाशदीप किसकी कहानी है? तो आकाशदीप जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या है? मानवतावादी लेखन की विशेषता है कि वह प्रगतिवादी लेखन का अनुसरण करता है, या फिर प्रगतिवादी लेखक से सद्भाव बनाता है, या फिर प्रगतिवादी लेखक का अनुसरण नहीं करता है, या फिर यथार्थवाद का विरोधी होता है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो मानवतावादी लेखन की विशेषता है कि वह प्रकृतिवादी लेखक का अनुसरण नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या है? भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? बताइए आप लोग, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? 10 गुण होते हैं, 5 गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं, या फिर 7 गुण होते हैं? तो भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल जो है 10 गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। मनुष्य को मनोरोगों का पुंज मानकर प्रकृतिवादी लेखक इनमें से किस विशेषता को नहीं अपनाता? बताइए आप लोग, इनमें से किस विशेषता को नहीं अपनाता? तो मनुष्य को मनोरोगों का पुंज मानकर प्रकृतिवादी लेखक नैसर्गिक नैतिकता की विशेषता को नहीं अपनाता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं।
प्रसाद की कहानियों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक विशेषता जो है जयशंकर प्रसाद की कहानियों की विशेषता नहीं है। इनमें घटनाओं का अतिरेक है या फिर अमूर्त घटनाओं का अतिरेक है या फिर इनका रूप चित्रण अतिशय काव्यमय है या फिर वातावरण निर्माण करती है। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। असंगत अनुक्रम हमें बताना है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक जो है असंगत अनुक्रम है। बताइए आप लोग पंच परमेश्वर जो है कब लिखा गया। तो पंच परमेश्वर जो है 1916 ईस्वी में लिखा गया। इसके लेखक कौन है। तो पंच परमेश्वर के जो लेखक है वह है मुंशी प्रेमचंद। कफन कब लिखा गया। तो कफन जो है 1936 ईस्वी में लिखा गया। कफन के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद है। विपथगा कब लिखा गया। तो विपथगा जो है 1937 ईस्वी में लिखा गया। इसके लेखक जो है अज्ञेय हैं। जबकि खेल जो है कब लिखा गया। खेल जो है 1927 ईस्वी में नहीं 1928 ईस्वी में लिखा गया। यह जैनेन्द्र की कहानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। इसमें पूछा है असंगत, वह है ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। हिंदी कहानी साहित्य की वृत्ति के रूप में किसे जाना जाता है। बताइए आप लोग हिंदी कहानी साहित्य की वृत्ति के रूप में किसे जाना जाता है। तो वह है मुंशी प्रेमचंद, सुदर्शन और कौशिक। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। जैनेन्द्र की कहानियों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग सर्वप्रथम कौन सी कहानी लिखा गया। खेल लिखा गया, फांसी लिखा गया या फिर पाजेब लिखा गया या फिर एक रात लिखा गया। तो सर्वप्रथम जो है खेल लिखा गया। उसके बाद कौन सा लिखा गया। उसके बाद फांसी लिखा गया। फांसी कब लिखा गया। 1929 ईस्वी में लिखा गया। जबकि खेल जो है 1928 ईस्वी में लिखा गया। उसके बाद एक रात लिखा गया 1935 ईस्वी में। उसके बाद जो है पाजेब लिखा गया। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। नई कहानियों के स्थान पर आ कहानी को कब प्रतिष्ठित किया गया। बताइए आप लोग नई कहानी के स्थान पर आ कहानी को कब प्रतिष्ठित किया गया। तो आ कहानी को जो है 1962 ईस्वी में प्रतिष्ठित किया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। असंगत अनुक्रम कौन सा है उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक जो है असंगत अनुक्रम है। बताइए आप लोग गदल किसकी रचना है। रंगे राघव की है कि नहीं। यह जो है रंगे राघव की रचना है। हड़ताल किसकी रचना है। तो हड़ताल जो है भैरव प्रसाद गुप्त की रचना है। हंसा जाए ना अकेला जो है या किसकी रचना है। यह जो है मार्कंडेय की रचना है। जबकि दोपहर का भोजन जो है शेखर जोशी की रचना नहीं बल्कि किसकी रचना है। बताइए आप लोग यह किसकी रचना है। तो यह जो है अमरकांत की रचना है। किसकी रचना है। अमरकांत की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या है। इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा से संबंधित नहीं है उसे हमें बताना है। बताए आप लोग इनमें से कौन एक जो है नई कहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा से संबंधित नहीं है। मोहन राकेश हैं या फिर कमलेश्वर हैं या फिर राजेंद्र यादव हैं या फिर महीप सिंह हैं। तो नई कहानी आंदोलन से संबंधित जो है वह है मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं, राजेंद्र यादव हैं। जबकि महीप सिंह नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महीप सिंह जो है सचेतन कहानी के आंदोलन के प्रतिष्ठापक कवि हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। वारेन हेस्टिंग का सार कहानी के लेखक कौन है। बताइए आप लोग वारेन हेस्टिंग का सार किसकी कहानी है। स्वयं प्रकाश की कहानी है, उदय प्रकाश की कहानी है, राजेंद्र यादव की है या फिर बाल मुकुंद गुप्त की है। बताइए आप लोग वारेन हेस्टिंग का सार कहानी के लेखक कौन है। तो वह है उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सुधीर घोषाल कहानी के लेखक कौन है। बताइए आप लोग सुधीर घोषाल कहानी के लेखक कौन है। शरत चंद्र हैं या फिर रमेश उपाध्याय हैं या फिर देवेंद्र हैं या फिर काशीनाथ सिंह हैं। तो सुधीर घोषाल कहानी के लेखक जो है काशीनाथ सिंह जी हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं।
श्रावकाचार किस कवि की रचना है? बताइए आप लोग। श्रावकाचार जो है किस कवि की रचना है? सरहपा की है या फिर सबरपा की है या फिर देवसेन की है या फिर शालिभद्र सूरी की रचना है? तो श्रावकाचार जो है देवसेन की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दोहा कोश के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग। दोहा कोश किसकी रचना है? अशोक कवि की रचना है या फिर शालिभद्र सूरी की रचना है या फिर स्वयंभू की रचना है या फिर सरहपा की रचना है? तो बताइए आप लोग दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश जो है सरहपा की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? जिन धर्मसूरी की रचना है या फिर सुमति मणि की रचना है या फिर धनपाल की रचना है या फिर शालिभद्र सूरी की रचना है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो यह जो है शालिभद्र सूरी की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 क्या है? परमात्मा प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग। परमात्मा प्रकाश और योगसार किसकी रचना है? राम सिंह की रचना है या फिर जो इंदु की रचना है या फिर रोड़ा कवि की रचना है या फिर पुष्पदंत की रचना है? तो बताइए आप लोग। परमात्मा प्रकाश और योगसार गद्य की रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो वह है जो इंदु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर हैं या फिर लक्ष्मीधर हैं या फिर सोम प्रभु सूरी हैं या फिर देवसेन है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार जो है वह है ज्योतिश्वर ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? बताइए आप लोग। भाषा सर्वेक्षण जो है किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की रचना है या फिर ग्रेयर्सन की रचना है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है या फिर रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है? तो भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? तो भाषा सर्वेक्षण जो है ग्रेयर्सन की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? बताए आप लोग। यह इतिहास ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी में लिखा गया या फिर हिंदी में लिखा गया या फिर फ्रेंच भाषा में लिखा गया या फिर जर्मन भाषा में लिखा गया? तो इस इतिहास ग्रंथ के जो इतिहासकार हैं वह है गार्सा दत्तासी। गार्सा दत्तासी ने इस इतिहास ग्रंथ को 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में लिखा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से कौन है? शिव सिंह सरोज है या फिर मिश्रबंध विनोद है या फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास है? तो हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है वह है शिव सिंह सरोज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन है? बताइए आप लोग जो है। उत्तर अपभ्रंश को सर्वप्रथम जो है पुरानी हिंदी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा या फिर राम कुमार वर्मा ने कहा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा? तो उत्तर अपभ्रंश को सर्वप्रथम जो है पुरानी हिंदी जो है चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने कहा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं या फिर राहुल संकृतायन हैं या फिर धीरेन्द्र वर्मा हैं या फिर डॉक्टर रसाल हैं? तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले जो विद्वान हैं वह है राहुल संकृतायन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? बताए आप लोग। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? लक्ष्मीधर की रचना है, राम सिंह की रचना है या फिर दामोदर शर्मा की रचना है या फिर धनपाल की रचना है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो वह है दामोदर शर्मा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग। अपभ्रंश व्याकरण किसकी रचना है? हेमचंद की रचना है, विद्याधर की रचना है, सोमप्रभ सूरी की रचना है या फिर धनपाल की रचना है? तो अपभ्रंश व्याकरण के जो रचयिता हैं वह है हेमचंद, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 क्या है? मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? बताइए आप लोग। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित रचना जो है मिश्र बंधु विनोद है, यह कितने भागों में विभाजित है? एक भागों में, दो भागों में, तीन भागों में या फिर चार भागों में? तो मिश्र बंधु विनोद जो है चार भागों में विभाजित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा जो है किसने दी? ग्रियर्सन ने दिया या फिर धीरेन्द्र वर्मा जी ने दिया या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया? तो वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों अशगु होगा। अशगु कवि की इनमें से कौन सी एक रचना है? नेमिनाथ रास है या फिर चंद्रबाला रास है या फिर स्थूलभद्र रास है या फिर चर्यापद है? तो अशगु कवि की जो रचना है वह है चंद्रबाला रास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। पौमचर्यु किसकी रचना है? बताइए आप लोग। पौमचर्यु जो है किसकी रचना है? पुष्पदंत की रचना है या फिर धनपाल की रचना है या फिर अब्दुल रहमान की रचना है या फिर स्वयंभू की रचना है? तो पौमचर्यु किसकी रचना है? तो पौमचर्यु जो है स्वयंभू की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग। शब्दानुशासन के रचयिता हैं हेमचंद है या फिर पुष्पदंत है या फिर स्वयंभू है या फिर डोम्बिया है? तो शब्दानुशासन के जो रचनाकार है वह है कौन है? बताइए आप लोग। वह है हेमचंद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? बताइए आप लोग। पाहुड़ दोहा जो है किसकी रचना है? लक्ष्मीधर की रचना है, रोड़ा कवि की रचना है या फिर राम सिंह की है या फिर हेमचंद की है? तो पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? तो पाहुड़ दोहा जो है राम सिंह की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृत पैंगलम किस कवि की रचना है? बताइए आप लोग। प्राकृत पैंगलम जो है किस कवि की रचना है? लक्ष्मीधर की रचना है या फिर सबरपा की रचना है या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है या फिर जोइंदू की रचना है? तो प्राकृत पैंगलम जो है लक्ष्मीधर की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। संख्या 46 देखते हैं। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? बताइए आप लोग। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने कहा या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने कहा या फिर डॉक्टर बच्चन ने कहा या फिर रामविलास शर्मा ने कहा? तो आदिकाल को अपभ्रंश काल जो है किसने कहा? तो धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 क्या है? आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है या फिर अज्ञे जी ने कहा है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है? तो आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? चरण दास हैं या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र है या फिर बनारसी दास जैन है या फिर अमीर खुसरो हैं? तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि यह किसकी काव्य पंक्ति है। तो यह जो है अमीर खुसरो की है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? बताइए आप लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास संबंधित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ? 1929 में या फिर 1945 में या फिर 1920 में या फिर 1918 इसमें? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं।
प्रश्न संख्या 50 क्या है, अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहाड़ी कहा है? बताइए आप लोग, अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहाड़ी कहा है? कीर्तिलता को, कीर्ति पताका को, पदावली को या फिर सभी को? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को कहाड़ी कहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। भक्तिकाल का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए आप लोग, भक्तिकाल का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है? तो भक्तिकाल का सर्वप्रथम उल्लेख जो है श्वेता श्वेतेश्वर उपनिषद में मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? बताइए आप लोग, ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? 60 वर्ष या फिर 57 वर्ष या फिर 64 वर्ष या फिर 80 वर्ष? तो ईसवी सन में 57 वर्ष जोड़ने पर जो है विक्रमी संवत बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है? बताइए आप लोग, सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है? उत्तरी भारत को, पश्चिमी भारत को, पूर्वी भारत को या फिर दक्षिणी भारत को? तो सगुण भक्ति का मूल जो है दक्षिणी भारत माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है? बताइए आप लोग, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कौन सा उपनिषद माना जाता है? तो जो है वह माना जाता है श्वेता श्वेतेश्वर उपनिषद, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बीजक के संकलनकर्ता व संपादक कौन है? बताइए आप लोग, बीजक के संकलनकर्ता व संपादक कौन है? धर्मदास है या फिर गुरु नानक देव हैं या फिर रैदास हैं या फिर मीरा है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बीजक के संकलनकर्ता व संपादक जो है धर्मदास जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 क्या है? बरवे नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग, बरवे नायिका भेद ग्रंथ जो है किसकी रचना है? अमीर खुसरो की है, रैदास की है, रहीम की है या फिर बिहारी की है? तो बरवे नायिका भेद ग्रंथ जो है किसकी है? रहीम दास जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। मुहम्मदगर के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, मुहम्मदगर के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ है, नाभादास है, नंददास है या फिर शंकराचार्य है? तो मुहम्मदगर के रचनाकार जो है शंकराचार्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदर विलास के रचनाकार कौन है? कबीर दास है, मलूक दास है, सुंदर दास है या फिर रैदास है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सुंदर विलास के जो रचनाकार हैं वह है सुंदर दास, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आश दीवार के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग, आश दीवार के रचयिता कौन है? गुरु नानक हैं या फिर गुरु गोविंद सिंह हैं या फिर गुरु अर्जुन सिंह हैं या फिर गुरु रामदास हैं? तो आश दीवार के रचयिता जो है वह है गुरु नानक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। हरणे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? बताइए आप लोग, हरणे वाणी जो है किसकी रचनाओं का संग्रह है? सुंदर दास का, दादू का, रैदास का या फिर रज्जब का? तो हरणे वाणी किनकी रचनाओं का संग्रह है? तो यह जो है दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 क्या है? रीतकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार है 1700 से 1850 ईस्वी या फिर 1600 से 1800 ईस्वी या फिर 1643 से 1843 ईस्वी या फिर 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी? तो रीतकाल का समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार जो है सन 1643 से 1843 ईस्वी तक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जबकि शक सम्मत होता तो 1700 से विक्रम सम्मत 1900 विक्रम सम्मत होता, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
उत्तर मध्यकाल को रीतकाल की संज्ञा किसने दी है? बताइए आप लोग, उत्तर मध्यकाल को रीतकाल की संज्ञा जो है किसने दी है? मिश्र बंधुओं ने दिया है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया है, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने दिया है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर मध्यकाल को रीतकाल की संज्ञा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? बताइए आप लोग, मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? कला काल नाम दिया है, या फिर श्रृंगार काल नाम दिया है, या फिर अलंकृत काल नाम दिया है, या फिर रीत काल नाम दिया है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? बताइए आप लोग, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, या फिर पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया, या फिर मिश्र बंधुओं ने दिया, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर मध्यकाल काल को श्रृंगार काल जो है नाम पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 क्या है? काल क्रमानुसार रीतकाल का प्रथम कवि कौन ठहरते हैं? बताइए आप लोग, काल क्रमानुसार रीतकाल के प्रथम कवि कौन ठहरते हैं? बिहारी हैं, या फिर चिंतामणि हैं, या फिर पद्माकर हैं, या फिर केशवदास हैं। तो काल क्रमानुसार रीतकाल के प्रथम कवि जो है वह है केशवदास, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रीत की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है? बताइए आप लोग, रीत की अविरल परंपरा जो है किस कवि से चली मानी जाती है? चिंतामणि से, या फिर केशवदास से, या फिर मतीराम से, या फिर भूषण कवि से। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, रीतकाल की अविरल परंपरा जो है चिंतामणि से चली मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को रीतकाल का आरंभ माना है? बताइए आप लोग, आचार्य शुक्ल ने किस कवि को रीतकाल का आरंभ माना है? केशवदास को, या फिर मतीराम को, या फिर चिंतामणि को, या फिर बिहारी को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतकाल का आरंभ कवि माना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार सागर के रचयिता हैं? बताइए आप लोग, श्रृंगार सागर के रचयिता कौन हैं? मतीराम है, या फिर मोहनलाल मिश्र हैं, या फिर बिहारी हैं, या फिर केशवदास हैं। तो श्रृंगार सागर के जो रचनाकार हैं वह हैं मतीराम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? बताइए आप लोग, केशव को कठिन काव्य का प्रेत जो है किस आलोचक ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, या फिर ग्रियर्सन ने कहा, या फिर मिश्र बंधुओं ने कहा। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीत ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? बताइए आप लोग, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर डॉक्टर रसाल का है, या फिर मिश्र बंधुओं का है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? बताइए आप लोग, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है हिंदी के आलोचक कवि जो है वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्हीं का कथन है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 क्या है? काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग, काव्य निर्णय किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की रचना है, या फिर आलम की रचना है, या फिर भिखारी दास की रचना है, या फिर मतीराम की रचना है? तो काव्य निर्णय की जो रचयिता है वह है भिखारी दास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है? बताइए आप लोग, आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी गई है?
1850 से आज तक, या फिर 1900 ईस्वी से, या फिर 1920 ईस्वी से, या फिर 1700 ईस्वी से। तो आधुनिक काल की समय सीमा जो है 1850 से आज तक मानी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, प्रेम सागर जो है किसकी रचना है? सदल मिश्र की है, लल्लू लाल जी का है, या फिर राम प्रसाद निरंजनी का है, या फिर श्रद्धा राम फिल्लौरी का है? तो प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर जो है लल्लू लाल जी की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा योग वशिष्ठ की रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है, या फिर सदल मिश्र है, या फिर नवीन चंद है, या फिर कोई नहीं? तो बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? तो भाषा योग वशिष्ठ जो है राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 क्या है? सत्यार्थ प्रकाश को किस भाषा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती की रचना है। या किस भाषा में लिखा गया? गुजराती में, अवधी में, हिंदी में, या फिर संस्कृत में? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में हिंदी भाषा में लिखा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? बताए आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास है? प्रेमा है, त्यागपत्र है, गोदान है, या फिर परीक्षा गुरु है? तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वह है परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु को लाला श्रीनिवास दास ने 1882 ईस्वी में लिखा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 क्या है? भाग्यवती उपन्यास की रचयिता कौन है? बताइए आप लोग, भाग्यवती किसकी रचना है? ईश्वरदास की रचना है, जैनेन्द्र की रचना है, या फिर श्रद्धा राम फिल्लौरी की रचना है, या फिर राजेंद्र बाला की रचना है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भाग्यवती जो है श्रद्धा राम फिल्लौरी का उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे इन्होंने 1877 ईस्वी में लिखा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता था? बताइए आप लोग, प्रजा हितैषी पत्र जो है कहाँ से निकलता था? कानपुर से, आगरा से, कलकत्ता से, या फिर इलाहाबाद से? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रजा हितैषी जो है आगरा से प्रकाशित होता था। इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक जो है राजा लक्ष्मण सिंह थे। यह जो है 1855 ईस्वी से निकलना प्रारंभ हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले थे? बताए आप लोग, इनमें से कौन जो है ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक करने वाले थे प्रकाशक? भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर प्रताप नारायण मिश्र, या फिर नवीन चंद्र, या फिर अज्ञेय? तो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के जो प्रकाशन करता थे वह थे नवीन चंद्र, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा। यह पत्रिका जो है लाहौर से 1867 ईस्वी से निकलना प्रारंभ हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? बताइए आप लोग, सितारे हिंद किसका उपनाम था? राजा शिव प्रसाद का, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह का, या फिर हरिश्चंद्र का, या फिर प्रेमचंद का? तो सितारे हिंद जो है राजा शिव प्रसाद का उपनाम था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। प्रश्न संख्या 81 क्या है? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, यह नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया है? बताइए आप लोग, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम जो है किसने दिया है? डॉक्टर नागेंद्र ने दिया है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, या फिर राम कुमार वर्मा ने दिया है, या फिर रामविलास शर्मा ने दिया है? तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल जो है डॉक्टर नागेंद्र जी ने नाम दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर को किस वर्ष गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? बताइए आप लोग, रविंद्रनाथ ठाकुर को किस वर्ष जो है गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1915 ईस्वी में, या फिर 1913 ईस्वी में, या फिर 1918 ईस्वी में, या फिर 1910 ईस्वी में? तो रविंद्रनाथ ठाकुर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83 देखते हैं।
प्रश्न संख्या 83 क्या है, गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग, गीता रहस्य जो है किसकी रचना है? सूरदास की रचना है या फिर तुलसीदास की रचना है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है या फिर बाल गंगाधर तिलक की रचना है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, गीता रहस्य किसकी रचना है, तो यह जो है बाल गंगाधर तिलक की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बताइए आप लोग, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1903 ईस्वी में या फिर 1893 ईस्वी में या फिर 1901 ईस्वी में या फिर 1900 ईस्वी में? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है 1900 ईस्वी में हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? बताइए आप लोग, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है कहाँ से होता था? इलाहाबाद से, काशी से, कानपुर से या फिर कलकत्ता से? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है इलाहाबाद से होता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती के संपादक का कार्यभार किस वर्ष संभाला? बताइए आप लोग, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार किस वर्ष संभाला? 1903 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में या फिर 1902 ईस्वी में या फिर 1905 ईस्वी में? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। प्रश्न संख्या 87 क्या है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का हे कविते शीर्षक कविता जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ? बताइए आप लोग, हे कविते शीर्षक कविता जो है कब प्रकाशित हुआ? 1903 ईस्वी में या फिर 1902 ईस्वी में या फिर 1900 ईस्वी में या फिर 1905 ईस्वी में? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, हे कविते शीर्षक कविता जो है कब प्रकाशित हुआ? 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 क्या है, सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? बताइए आप लोग, सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? चिंतामणि घोष थे या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे या फिर जयशंकर प्रसाद थे या फिर निराला थे? तो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक जो थे वह थे चिंतामणि घोष, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, संपत्ति शास्त्र जो है किसकी पुस्तक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है या फिर अज्ञेय का है? तो संपत्ति शास्त्र किसकी पुस्तक है? यह जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 क्या है, काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए आप लोग, काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? 1893 ईस्वी में या फिर 1900 ईस्वी में या फिर 1903 ईस्वी में या फिर 1905 ईस्वी में? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना जो है 1893 ईस्वी में हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा कहाँ स्थापित की गई? बताइए आप लोग, हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा जो है कहाँ स्थापित की गई? लखनऊ में, इलाहाबाद में या फिर कानपुर में या फिर प्रयाग में? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा जो है प्रयाग में स्थापित की गई, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा? बताइए आप लोग, छायावाद को मधुचर्या जो है किस आलोचक ने कहा? पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा या फिर नंदुलारे वाजपेयी ने कहा या फिर अज्ञेय ने कहा या फिर रामकुमार वर्मा ने कहा? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, छायावाद को मधुचर्या जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 क्या है, छायावाद का सीमांकन माना जाता है? बताए आप लोग, छायावाद का समय कब से कब तक माना जाता है? 1918 से 1936 तक या फिर 1920 से 1940 तक या फिर 1915 से 1930 ईस्वी तक या फिर 1900 से 1936 ईस्वी तक? तो छायावाद का जो समय सीमा माना जाता है वह माना जाता है 1918 से 1936 तक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? बताइए आप लोग, एक भारतीय आत्मा जो है किस कवि का उपनाम है?
सुभद्रा कुमारी चौहान का है, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी का है, या फिर उदय शंकर भट्ट का है, या फिर दिनकर का है। तो एक भारतीय आत्मा जो है माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। प्रश्न संख्या 95 क्या है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि नहीं है। बता आप लोग इनमें से कौन एक जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि नहीं है। जगन्नाथ मिलिंद नहीं है, या फिर दिनकर नहीं है, या फिर जनार्दन प्रसाद झा नहीं है, या फिर सिया राम शरण गुप्त नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रीय संस्कृत धारा का जो कवि नहीं है वह है जनार्दन प्रसाद झा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। प्रश्न संख्या 96 क्या है, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया। बताइए आप लोग, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया। जयशंकर प्रसाद ने दिया, या फिर मुकुटधर पांडे ने दिया, या फिर महादेवी वर्मा जी ने दिया, या फिर सुमित्रा नंदन पंत ने दिया। तो छायावाद को छायावाद नाम जो है मुकुटधर पांडे जी ने दिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। वन का महत्व, प्राकृतिक पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं हैं। आदिकाल युग की, या फिर रीतकाल की, या फिर भारतेंद्र युग की, या फिर छायावाद युग की। तो किस युग की विशेषता है? यह जो है छायावाद युग की विशेषता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। छायावादी काव्यधारा के समानांतर जो है कौन सी काव्यधारा चलती रही। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, या फिर प्रयोगवादी काव्यधारा, या फिर अकविता, या फिर उत्तर आधुनिक। तो छायावादी काव्यधारा के समानांतर जो है कौन सी काव्यधारा चलती रही, तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा चलती रही, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है। बताइए आप लोग, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर निराला हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। तो यथार्थवाद और छायावाद निबंध की जो रचयिता है वह है जयशंकर प्रसाद, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा किस कहानी संग्रह में संग्रहित है। प्रेम पूर्णिमा में, या फिर पंच परमेश्वर में, या फिर मानसरोवर में, या फिर सप्त सरोज में। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा किस कहानी संग्रह में संग्रहित है। पंच परमेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। बताइए आप लोग, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है। अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, या फिर देवनागरी है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्तमान हिंदी का प्रचलित जो रूप है वह है खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बताइए आप लोग, दक्षिणी भारत का हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। हैदराबाद में, बंगलौर में, या फिर चेन्नई में, या फिर मैसूर में। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चेन्नई में स्थित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। प्रश्न संख्या 103 क्या है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। बताइए लोग, यह है किस बोली के क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ी के हैं, बाघेली के हैं, ब्रजभाषा के हैं, या फिर अवधी के हैं। तो फिर बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली जो है अवधी बोली के क्षेत्र हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से है उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इसमें जो है अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। छ और झ जो है महाप्राण है, थ और ध भी महाप्राण है, फ और भ भी महाप्राण है, जबकि क और ग जो है अल्प प्राण है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क और ग जो है अल्प प्राण है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 क्या है, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। बताइए आप लोग, ए आई वर्ण जो है क्या कहलाते हैं। नासिक कहलाते हैं, या फिर मूर्धन्य कहलाते हैं, या फिर ओष्ठ कहलाते हैं, या फिर कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ए आई वर्ण जो है
कंठतालव्य कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, बताइए आप लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है, व्यंजन है, या फिर स्वर है, या फिर वर्ड है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह है वर्ड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक शब्द जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो वह है औद्योगिकरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। औद्योगिकरण जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी तीनों जो है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक शब्द जो है शुद्ध शब्द है? तो वह है सच्चिदानंद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द जो है अशुद्ध शब्द हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए आप लोग सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वह होगा सत्य प्लस आग्रह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? बताइए आप लोग सन्मार्ग में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, या फिर व्यंजन संधि है, या फिर विसर्ग संधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका संधि विच्छेद होगा सत प्लस मार्ग। यह इसमें जो है व्यंजन संधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। प्रत्युत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बताइए आप लोग प्रत्युत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें जो है प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द की रचना जो है प्रत्यय से हुई है? बताइए आप लोग इनमें से किस शब्द की रचना जो है प्रत्यय से हुई है? अभियोग का, या फिर व्यायाम का, या फिर अपमान का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से किसी भी शब्द की रचना जो है प्रत्यय से नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी शब्द की रचना जो है उपसर्ग से हुआ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। प्रश्न संख्या 113 क्या है? लंबोदर में कौन सा समास है? बताइए आप लोग लंबोदर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, या फिर कर्मधारय समास है, या फिर तत्पुरुष समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है? इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा लंबोदर में जो है बहुब्रीहि समास है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। प्रश्न संख्या 114 क्या है? जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो, जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, या फिर बहुब्रीहि समास होता है? तो जिस पद में दोनों पद जो है अप्रधान हो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। प्रश्न संख्या 115 क्या है? मृगनयनी में कौन सा समास है? बताइए आप लोग मृगनयनी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, या फिर तत्पुरुष समास है, या फिर कर्मधारय समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है? तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा मृगनयनी में जो है कर्मधारय समास है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 116 देखते हैं। कौन सा शब्द इनमें से देशज नहीं है, उसे हमें बताना है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक शब्द जो है देशज नहीं है? ढिबरी, पगड़ी, ढोर, या फिर पुष्कर? तो ढिबरी, पगड़ी और ढोर जो है देशज शब्द है, जबकि पुष्कर जो है तत्सम शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? समुदाय वाचक है, या फिर परिणाम वाचक है, या फिर निश्चय संख्यावाचक है, या फिर अनिश्चय संख्यावाचक है? तो सभा में 20 लोग थे, यह जो है अनिश्चय संख्यावाचक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। आम का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा एक नहीं है, उसे हमें बताना है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक जो है आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत फल नहीं है, या फिर आम्र नहीं है, या फिर रसाल नहीं है, या फिर पिक नहीं है?
तो आम का जो पर्यायवाची शब्द है वह है अमृत फल, आम्र और रसाल, जबकि पिक आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पिक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पिक जो है कोयल का पर्यायवाची शब्द है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। नीरस का विलोम क्या होगा? बताइए आप लोग, नीरस का विलोम क्या होगा? रसीला होगा, सरस होगा, विरस होगा या फिर अरस होगा? तो नीरस का जो विलोम शब्द होगा वह होगा सरस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहते हैं? विजित कहते हैं, अजेय कहते हैं, अज्ञेय कहते हैं या फिर अजेय कहते हैं या फिर दुर्जेय कहते हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे जो है दुर्जेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है? बताइए आप लोग, अंडे का शहजादा का क्या अर्थ है? कमजोर व्यक्ति या फिर चालाक व्यक्ति या फिर दोहरा लाभ होना या फिर अनुभवहीन व्यक्ति? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, अंडे का शहजादा का क्या अर्थ है? तो वह है अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम का क्या अर्थ है? बताइए आप लोग, आम के आम गुठलियों के दाम का क्या अर्थ है? मनमानी करना या फिर नकली वस्तु देना या फिर दोहरा लाभ होना या फिर बहुत चतुर व्यापारी बनना? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, आम के आम गुठलियों के दाम का जो अर्थ है वह है दोहरा लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 होती हैं, 13 होती हैं, 16 होती हैं या फिर 15 होती हैं? बताइए आप लोग, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई की प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? बताइए आप लोग, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? वर्णिक छंद है, मात्रिक छंद है या फिर मुक्त छंद है या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बताइए आप लोग, इसमें जो है मात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वीर या आल्हा में जो है मात्रिक छंद है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 125 देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शब्द अलंकार नहीं है उसे हमें बताना है। बताए लोग, इनमें से कौन सा एक शब्द जो है शब्द अलंकार नहीं है? श्लेष नहीं है या फिर विप्सा नहीं है या फिर वक्रोक्ति नहीं है या फिर उपमा नहीं है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, शब्द अलंकार जो नहीं है वह है उपमा अलंकार, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपमा अलंकार जो है अर्था अलंकार के भेद है, बाकी तीनों जो है शब्द अलंकार के भेद हैं। ठीक दोस्तों, मेरा यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।